हम लोगों ने SN1, SN2, SNI और E1 ये 4 रिएक्शंस पढ़ लिए। अब हम लोगों को पढ़ना है E2। पर E2 करने के पहले मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। एक स्टूडेंट ने मुझे डाउट भेजा है तो मैं पहले एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। तो एक टर्म मेरे से पूछा गया है, व्हाट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, कि ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है Cn-, तो ये Cn- का स्ट्रक्चर होता है। तो आप देखो न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब यहाँ पे देखो लोन पेयर क्या है, कार्बन पे भी है और लोन पेयर नाइट्रोजन पे भी है। तो लोन पेयर ये भी डोनेट कर सकता है, लोन पेयर ये भी डोनेट कर सकता है, पर करेगा एक ही, दूसरा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लीनियर है। तो जैसे मान लो अगर आपके पास कार्बन है, अगर उससे आपके पास जैसे मॉलिक्यूल है, अगर उससे कार्बन ने बॉन्ड बना लिया तो नाइट्रोजन अपोजिट आ जाएगा, तो वो बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये है कि वहां पे एक से ज्यादा एटम के पास लोन पेयर है, पर डोनेट एक ही कर सकता है, दोनों नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है आपके पास एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, मीन्स मोर देन वन donating atoms are present but only one atom donate at one time। तो इसमें क्या होता है आपके पास more than one donating atoms are present, more than one donating atoms are present in nucleophile। More than one donating atoms are present in nucleophile, but only one atoms donate. But only one atom donates the lone pair। पर सिर्फ एक ही एटम क्या होता है, लोन पेयर को डोनेट करता है, दूसरा वाला एटम डोनेट नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। नॉर्मली स्ट्रक्चर्स लीनियर होते हैं। तो इनमें जैसे फेमस अभी Cn मैंने बताया, तो इसमें एग्जांपल है Cn-। तो इधर से डोनेट होगा, इधर से, तो साइनाइड कहलाएगा। मींस इधर से डोनेट अगर कराओगे तो इसका नाम आपके पास क्या होगा, साइनाइड। और अगर आप इसमें इसी मॉलिक्यूल में अगर आप इसमें इधर से डोनेट कराओगे तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड, साइनाइड। ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक होता है SCN-। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है S पे -C ट्रिपल बॉन्ड N। इसमें रेजोनेंस भी कर सकते हो। तो रेजोनेंस के बाद ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी आ सकता है। यहाँ पे ये 3 लोन पेयर। तो देखो आपके पास क्या होगा, इसमें फिर S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और यहाँ माइनस, और ये इसका स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पे सल्फर के साइड से डोनेट होता है, मीन्स अगर यहाँ पे सल्फर के साइड से डोनेट होगा मान लो, तो इसका नाम होता है थायो, और फिर आगे साइनाइड। तो ये है थायोसाइनाइड। अगर यहाँ पे सल्फर के साइड से डोनेट होगा तो ये होगा थायोसाइनाइड। और यहाँ पे अगर नाइट्रोजन के साइड से डोनेट होगा तो ये आपके पास कहलाएगा क्या, थायो, बल्कि ये कहलाएगा थायोसाइनाइड। तो देखो यहाँ पे 2 डोनेटिंग पोजीशन, सल्फर के साइड से भी हो सकता है और N के साइड से भी हो सकता है। सल्फर के साइड से होगा तो थायोसाइनाइड, और अगर N के साइड से होगा तो आइसोथायोसाइनाइड। और वैसे में C के साइड से होगा साइनाइड और N के साइड से होगा आइसोसाइनाइड। हम लोग इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। तो सबसे पहले एक रिएजेंट को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास है KCN क्या है, एल्केली मेटल के तुरंत वही K पॉजिटिव तुरंत बन जाता है। तो ये आराम से टूट जाएगा K+, और किसमें टूटेगा, Cn-। तो देखो Cn- में क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि देखो कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, तो जिसपे भाई माइनस चार्ज है वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, तो कार्बन इज मोर बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो अब ऐसे केस में क्या होता है, अगर आपके पास एक RH है, उसका रिएक्शन KCN से करोगे तो बनता है RCN + KX। ये मॉलिक्यूल होता है। एग्जांपल इसमें लिख लेते हैं। जैसे आप ये SN2 मैकेनिज्म, SN2 Cn- इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। SN2 मैकेनिज्म एक ही स्टेप में अटैक करेगा, बाहर निकालेगा। अगर आप इसके रिएक्शन KCl से करोगे
तो बनेगा CH3 CH2 CN प्लस KCl। तो ये हमारे पास रिएक्शन होगा। KCl इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, C माइनस और नाइट्रोजन में C माइनस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो कार्बन के साइड से अटैक होगा और आपके पास मॉलिक्यूल बनेगा आइसोसाइनाइड। पर अगर हम लोग पोटेशियम की जगह सपोज करते हैं अगर हमने लिया होता सिल्वर AgCN। अब Ag तो पता है कि वो जो मॉलिक्यूल का मतलब Ag में क्या होता है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो Ag क्या होता है, जब किसी एटम के साथ बॉन्ड करता है तो उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो यहाँ पे क्या होता है Ag और C ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो Ag और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, जैसे यहाँ पे क्या होता है K और पॉजिटिव और CN नेगेटिव। तो एल्किली मेटल और कार्बन का बॉन्ड यहाँ पे वीक है, ये तो तुरंत टूट गया। पर Ag और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, वो इतना आराम से नहीं टूटेगा। तो होता क्या है, जैसे मान लो अब आपके पास है एक एल्किल हैलाइड। अब देखो कार्बन न्यूक्लियोफाइल तो तब हो पाएगा जब इस पर लोन पेयर होगा। अब लोन पेयर तो तब होगा जब ये बॉन्ड टूटेगा। तो Ag और कार्बन का बॉन्ड टूटता ही नहीं है। तो Ag और कार्बन के बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत हाई होता है, ये बॉन्ड टूटता ही नहीं है। जब बॉन्ड नहीं टूटेगा तो कार्बन पर लोन पेयर नहीं आएगा, जब कार्बन पर लोन पेयर ही नहीं आएगा तो कैसे इस पे CN का अटैक होगा। अब इस केस में क्या होगा, तो लोन पेयर सिर्फ एक ही जगह बचा, वो किसके पास, नाइट्रोजन के पास। तो नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा। अब जब नाइट्रोजन अटैक करेगा तो ये बाहर निकलेगा, तो इससे क्या बनेगा भाई R और आपके पास आएगा N ट्रिपल बॉन्ड C और ये होगा Ag। अब यहाँ पे क्या होगा, वो जो X माइनस जो निकल रहा है वो Ag को ले लेगा। तो अब Ag निकलेगा क्यों, क्योंकि Ag अब हेलोजन से बॉन्डिंग बनाएगा। तो यहाँ से बनता है RNC प्लस बनेगा AgX। तो इससे बनता आपके पास आइसोसाइनाइड। और इवन केमिस्ट्री में आइसोसाइनाइड बनाने का ये वन ऑफ द बेस्ट रिएजेंट है, मतलब एक तरह से वन ऑफ द बेस्ट नहीं बल्कि बेस्ट रिएजेंट है ये। तो आइसोसाइनाइड बनाने का ये एक तरह से बेस्ट रिएजेंट है। तो Ag और CN के बॉन्ड में Ag और C का बॉन्ड नहीं टूटता, इसलिए N के साइड से अटैक होगा और बनेगा RNC। तो देखो सेम मॉलिक्यूल CN पर यहाँ पे साइनाइड है, वहां पे आइसोसाइनाइड। सो CN इज क्या कहलाएगा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो वो आपके पास क्या लगेगा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एक एग्जांपल कर लेते हैं। अगर आप इसका रिएक्शन करते हो AgCN के साथ तो आपको आंसर लिखना है इसमें, तो यहाँ पे जोड़ना है N और C प्लस AgBr। तो याद रखना है कि KCN के केस में CN जुड़ता है और AgCN के केस में NC जुड़ता है, वो आइसोसाइनाइड। तो ये एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा था, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोगों को अभी करना था E2 रिएक्शन, तो हम लोग वही करते हैं आपके पास E2। E2 का मतलब क्या है, E2 का मतलब है एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर। E2 का मतलब है एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर। तो ये क्या है, बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। तो अब देखो E2 में क्या होता है, E2 में भी क्या होता है, जैसे SN2 क्या होता है, तो वन स्टेप में होता है, तो E2 भी क्या होगा, वन स्टेप में। तो पहले समझते हैं क्या होगा। हम लोग जो भी एलिमिनेशन कर रहे हैं, चाहे वो E1 था या E2, वो सारे के सारे बीटा एलिमिनेशन है। तो अब इसको देखते हैं ध्यान से पहले। तो देखो आपके पास क्या है, एक ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया। ये आपके पास एल्किल हैलाइड है, ये एक लिविंग ग्रुप, समझ लो एक लिविंग ग्रुप। अब जहां पे लिविंग ग्रुप लगा ये अल्फा कार्बन, इसका अगला वाला बीटा कार्बन। एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। तो वो बेस क्या करेगा, बेस का मतलब होता है जो हाइड्रोजन से बॉन्ड नहीं करेगा। हाइड्रोजन से बॉन्ड नहीं करेगा तो बेस कहलाएगा, और हाइड्रोजन के अलावा अगर किसी और से बॉन्ड नहीं कहलाएगा तो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। तो ये जो ग्रुप हमने जो लिया है, ये क्या करेगा, H को बाहर निकालेगा। जैसे H को बाहर निकालेगा तो इसका लोन पेयर यहां जाएगा और ये जो होगा बाहर निकलेगा। तो लिविंग ग्रुप भी अच्छा होना चाहिए, बात को ध्यान रखना, लिविंग ग्रुप मस्ट बी गुड। तो इससे क्या बनेगा, ये आपके पास डबल बॉन्ड और इधर बनेगा BH और इधर लिविंग ग्रुप पे आ गया माइनस चार्ज। ये पूरा का पूरा रिएक्शन एक स्टेप में होता है और इसमें बाकी सारे आइटम समझ लो हिल भी नहीं पाते, बस देखते रहते हैं तमाशा। और ये क्या होगा, H निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा,
बाकी कोई एटम कुछ नहीं कर पाएगा, बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो इस रिएक्शन में क्या क्या मैटर करता है, सबसे ज्यादा मैटर तो करेगा पहली बात तो भाई बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एक ही स्टेप में करवाना, और ऊपर से लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए। अगर लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं होगा तो रिएक्शन फिर नहीं हो पाएगी। तो बेस क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग, और लिविंग ग्रुप क्या चाहिए, मतलब बहुत अच्छा चाहिए। तो हम लोग इसके लिए कुछ कुछ कंडीशंस या कुछ कुछ पॉइंट लिखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, वन स्टेप रिएक्शन। जैसे SN2 था वैसे ही E2 एक ही स्टेप में होता है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट में दिखा देता हूं क्या होगा। तो वो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, ये जो एटम है इनका तो कुछ बदला ही नहीं, और यहाँ पे लिविंग ग्रुप इसका बॉन्ड टूट रहा है भाई, इसका बॉन्ड बन रहा है और हाइड्रोजन से बॉन्ड टूट रहा है और B से बॉन्ड आपके पास बन रहा है ये। तो यहाँ पे देखो माइनस चार्ज है, यहाँ पे न्यूट्रल आ गया, तो बीच में इसमें आएगा डेल्टा माइनस, चार्ज धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ माइनस आ गया, धीरे धीरे चार्ज इस पे आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा डेल्टा माइनस। ठीक है, तो ये इसका होगा ट्रांजिशन स्टेट। तो इसमें क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड बन रहा है, ये वाला टूट रहा है, ये वाला बन रहा है, ये वाला टूट रहा है। ठीक है, ये इसका होगा ट्रांजिशन स्टेट। ये एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है, ध्यान रखना है, रिएक्शन 2-3 स्टेप में एक ही स्टेप में होगा। तो अब इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी वेरी, न्यूक्लियोफाइल तो बल्कि नहीं बोलेंगे एक्चुअल में, न्यूक्लियोफाइल तो तब बोलते हैं जब कार्बन पे अटैक होगा, बल्कि बेटर होगा इसको बोलेंगे बेस। तो इसमें क्या बोलेंगे, बेस मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेस जो होना चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। OH माइनस से स्ट्रॉन्ग बेस होगा तब, मैं एकदम क्लियर करके कहता हूं, OH माइनस से स्ट्रॉन्ग तभी E2 हो सकता है। तो इसमें ध्यान रखना कि बेस मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन OH माइनस। OH माइनस से जैसे स्ट्रॉन्गर क्या होगा, RO माइनस, ठीक है, अल्कोहल वाला, या NH2 माइनस या CH3 माइनस, वो सब हो पाएंगे, होंगे तभी हो पाएगा। OH माइनस से स्ट्रॉन्ग बेस है तभी भाई हो पाएगा, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो बेस कैसा चाहिए, बेस चाहिए भाई OH माइनस से स्ट्रॉन्ग बेस, बेस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, और OH माइनस से स्ट्रॉन्ग बेस होगा तभी E2 के बारे में सोचो, नहीं तो सोच ही नहीं पाओगे। लिविंग ग्रुप कैसा चाहिए, लिविंग ग्रुप भाई बहुत अच्छा चाहिए। तो इसमें क्या चाहिए, लिविंग ग्रुप मस्ट बी गुड लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप मस्ट बी गुड लिविंग ग्रुप। तो इसमें क्या होगा, RI का रिएक्शन सबसे बेस्ट होगा, फिर RBr, फिर RCl, फिर आपके पास RF। इवन RF में क्या होता है, E2 रिएक्शन होता है, F इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, तो उसमें इवन E2 रिएक्शन होता भी नहीं है। तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो उतना अच्छा रिएक्शन होगा। इसमें एक बात को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट E2 रिएक्शन है, वो ये है, हाइड्रोजन जिधर से निकल रहा है और जिधर से लिविंग ग्रुप निकल रहा है, वो दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे ही होने चाहिए, और अगर एंटी पोजीशन पे नहीं होंगे तो ये मान के चलो E2 रिएक्शन नहीं होगा। तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन एंड लिविंग ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। मस्ट का मतलब है कि कोई एक्सेप्शन नहीं चाहिए भाई, अगर अपोजिट नहीं है तो E2 भूल जाओ, फिर E2 होने वाला ही नहीं। तो E2 करवाने के लिए H और लिविंग ग्रुप जो होने चाहिए वो अपोजिट ही होने चाहिए, अदरवाइज फिर ये रिएक्शन फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये बात अगर नहीं होगा अपोजिट तो आपको अपोजिट लेके जाना है, और नहीं लेके जा पाए तो रिएक्शन को भूल जाओ, रिएक्शन फिर नहीं हो सकती। ठीक है, यह सब आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इसमें समझते हैं कि हाँ, डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में प्रेफर किया जाएगा, फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो 3 डिग्री वाले में क्या होगा, प्रेफर किया जाएगा 3 डिग्री में, इसलिए कि जितना स्टेबल एल्कीन बनेगा उतना ज्यादा प्रेफर किया जाएगा, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम आपके पास 1 डिग्री। तो हम लोग अब इसमें एग्जांपल करते हैं। तो देखो आपके पास क्या होता है,
अब ये आपके पास मॉलिक्यूल है, तो मैं आपको पहले एक दो रिएजेंट्स बता रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से देखना। अगर आपके पास कभी लिखा है एक्वस KOH, एक्वस का मतलब एक सॉल्वेंट वाटर है, तो एक्वस KOH का मतलब आपको समझना है OH माइनस, ठीक है, समझना है। तो ऐसे केस में क्या करना है, इसको अटैक करना, इसको बाहर निकाल देना, तो क्या बनेगा CH3 CH2 CHOH CH3, ठीक है, सीधा सीधा ये हमारा प्रोडक्ट आएगा। पर अगर इस रिएक्शन में लिखा होता एल्कोहलिक KOH और अल्कोहल मेंशन नहीं किया है, अल्कोहलिक KOH का मतलब है सॉल्वेंट इज अल्कोहल, और अगर अल्कोहल मेंशन नहीं किया तो खुद से क्या लेना, इथेनॉल, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपके पास E2O-, ये ध्यान रखना, ये हमारा एक्चुअल में न्यूक्लियोफाइल है, बल्कि न्यूक्लियोफाइल नहीं कहलाएगा, बल्कि ये कहलाएगा बेस। तो वो अभी मैंने बताया कि E2 करवाने के लिए OH- से स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो E2O- क्या है, OH- से ETO- से स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो ETO- क्या, OH- से स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये आपके पास है एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर आपके पास एल्कोहलिक KOH होगा तो इसमें E2 मैकेनिज्म करवाना है, और यहाँ अगर आपके पास होगा तो SN2 मैकेनिज्म, ये तो याद रखना, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एक्वस KOH होता है तो उसमें OH लगाना होता है, मैकेनिज्म होगा SN2, और अगर आपके पास एल्कोहलिक KOH होगा तो E2 मैकेनिज्म करवाना है। अब देखो, जब आपको E2 करवाना है तो देखो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, अब देखो यहाँ वाला हाइड्रोजन भी निकल सकता है और यहाँ वाला भी, तो ये भी निकल सकता है और ये भी निकल सकता है। अगर आप इसमें इस वाले हाइड्रोजन को निकालोगे इसको, तो आपके पास क्या बनेगा, CH3CH और CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक, ये बनेगा, और ये आपके पास क्या कहलाएगा, हॉफमैन, ठीक है, हॉफमैन कहलाएगा। ये हॉफमैन प्रोडक्ट मैंने बताया था, लेस स्टेबल एल्कीन इज हॉफमैन प्रोडक्ट, तो हॉफमैन बनेगा। और अगर आप उधर वाले H को बाहर निकालते हैं तो बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये आपके पास कहलाएगा दिस इज सेटजेफ एल्कीन। सेटजेफ एल्कीन क्या होगा, जहां पे एल्कीन के राउंड में ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, मोर स्टेबल एल्कीन इज सेटजेफ एल्कीन, लेस स्टेबल एल्कीन इज हॉफमैन एल्कीन। हॉफमैन और सेटजेफ अगर आपको देखना है तो आप मेरा पुराना वीडियो देखो जहां मैंने ईवन पढ़ाया था, ईवन में मैंने सेटजेफ और हॉफमैन के डिफरेंस के बारे में बताया था। तो ऊपर वाला क्या होगा, हॉफमैन, नीचे वाला होगा सेटजेफ। अब मैं आप लोगों को कुछ टर्म बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान रखना है। एक टर्म होता है रिजियो सेलेक्टिव। अगर किसी रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बनते हैं या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, पर अगर एक ज्यादा है और बाकी कम है, नॉर्मली दो मान लेते, दो प्रोडक्ट बनते हैं पर एक ज्यादा है और दूसरा वाला कम है, तो वैसा रिएक्शन कहलाता है रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, रिजियो सेलेक्टिव कब कहलाएगा, इफ टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, इफ टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड but one product is more than the other, but one product is more than the other, this is known as regioselective। दो प्रोडक्ट बनते हैं पर एक ज्यादा है दूसरा वाला कम है, तो regioselective। ये ज्यादा है, सेटजेफ वाला भी आपके पास ज्यादा है, ये मेजर है, और इसमें ये वाला क्या, माइनर है। तो ये रिएक्शन अभी कहलाएगा आपके पास रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। तो ये रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन होगा। अब इसमें एक वर्ड और समझते हैं जो आपके पास कहलाता है रिजियो स्पेसिफिक। तो ये क्या है, ये स्पेसिफिक है, फिक्स है। अगर किसी रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है तो वो कहलाएगा रिजियो स्पेसिफिक, और किसी रिएक्शन में अगर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनता है पर एक ज्यादा एक मेजर बाकी सब माइनर है तो वो कहलाएगा रिजियो सिलेक्टिव। तो समझ में, सिलेक्टिव में सिलेक्टिव है, एक के लिए ज्यादा सिलेक्टिव बाकी के लिए कम। स्पेसिफिक वाला में फिक्स है, स्पेसिफिक है, एक ही बनाना है, तो इसमें क्या होगा, ओनली वन प्रोडक्ट। अगर किसी रिएक्शन में सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है तो कहलाता है रिजियो स्पेसिफिक। जैसे एग्जांपल लेते हैं,
अगर आप इसका रिएक्शन कराओ एल्कोहलिक KOH से तो कुछ भी करो क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन। तो ये एक ही प्रोडक्ट है, तो ये क्या कहलाएगा, रीजियो स्पेसिफिक। सिर्फ एक प्रोडक्ट रीजियो स्पेसिफिक। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट पर एक ज्यादा और एक कम तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। तो ये कैसा एग्जांपल, ये वाला लास्ट वाला ये है रीजियो स्पेसिफिक रिएक्शन का। तो अब देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली E2 रिएक्शन में क्या होता है, नॉर्मली E2 में चलो बोल देते हैं कि भाई सेटजेफ वाला ज्यादा होगा और हॉफमैन वाला कम होगा, ठीक, नॉर्मली बोल देते हैं। पर अब चीजों को समझते हैं। सपोज करते ये हमारे पास रिएक्टेंट है, फिर हमने इसको लिया और हमने इसका रिएक्शन कराया, ऐसा लिख दिया TbUO K प्लस। टी का मतलब टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन। क्या मतलब इसका मतलब ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, पर E2 में न्यूक्लियोफाइल नहीं चाहिए, बेस चाहिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, ये E2O माइनस का भी बाप है, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। न्यूक्लियोफिलिसिटी में मैंने कहा था कि ये E2O माइनस से वीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात नहीं चली, अब बात चल रही बेस की, उसको हाइड्रोजन लेना है। तो ये जो है ये E2O माइनस से भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। साथ में बड़ा साइज है। अब बड़ा साइज है तो देखो यहां से अगर हाइड्रोजन निकालना है तो यहाँ पे देखो भीड़ है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस मींस मॉलिक्यूल का क्या होगा, रिपल्सन। अरे बड़ा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मतलब भीड़ है तो जाने में दिक्कतें आएंगी। और बड़ा मॉलिक्यूल देखो इसके बगल में पूरा एरिया खाली है, ये पूरा खाली है, तो इसको यहाँ जाने में इजी पड़ेगा। तो अब इसके केस में क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH और आपके पास क्या होगा CH3, ये कहलाएगा सेटजेफ। ये तो सेटजेफ एल्कीन है, क्या है कि मोर स्टेबल एल्कीन है सेटजेफ एल्कीन, ठीक है, ज्यादा स्टेबल एल्कीन सेटजेफ है। और इधर वाला जो बनेगा ये वाला, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, दिस इज हॉफमैन एल्कीन। पर अब मेजर और जो माइनर है वो बदल चुका है। अब क्या बदल चुका है, जिसका साइज बड़ा है तो अब इसको यहां जाने में दिक्कत होगी, तो सेटजेफ एल्कीन बनाने में इसको दिक्कतें आएंगी। पर इसका साइज बड़ा है तो हॉफमैन वाला आराम से बना लेगा। तो अब यहाँ पे क्या है, ये मेजर हो गया है और ये माइनर हो गया है। तो मैंने अपने E1 वाले वीडियो पे बार बार आपको बोला था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि सेटजेफ हमेशा मेजर होगा और हॉफमैन हमेशा माइनर होगा। मैंने ये बोला है कि जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन है वो सेटजेफ है, जो लेस स्टेबल एल्कीन है वो हॉफमैन है। मेजर माइनर बदल सकता है, हम कंडीशन ऐसे ले आए कि बदल गया, तो इसमें हॉफमैन वाला मेजर है और सेटजेफ वाला क्या, माइनर। अब इससे ये समझ में आता है कि जैसे जैसे बेस का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हॉफमैन का अमाउंट बढ़ता जाएगा और सेटजेफ का अमाउंट कम होता जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो क्या होगा कि एज size of base increases, as size of base increases, amount of Hofmann product increases and सेटजेफ डिक्रीजेस एंड सेटजेफ डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे बेस का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे हॉफमैन का प्रोडक्ट बढ़ेगा और सेटजेफ वाला क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे ये वाला माइनर है, ये वाला मेजर है। तो समझ में आ गया होगा कि अब बेस के साइज के हिसाब से मेजर माइनर बदल सकता है। अब हम लोग इसमें कुछ एग्जांपल्स को करते हैं। मैं बस अभी मेजर माइनर लिख रहा हूं और कुछ नहीं। इसका रिएक्शन अगर आप एल्कोहलिक KOH से करोगे तो इसमें ये जो बन रहा है अंदर वाला ये मेजर है, तो जिस एल्कीन के राउंड में ज्यादा हाइड्रोजन है मेजर है। दूसरा वाला बनाना चाहो बना लो, बाहर से वो माइनर होगा। और अगर इसका रिएक्शन अभी मान लो कराते हैं TbUO
O माइनस और K प्लस, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, दिस, इसको ऐसा लिखते हैं CH3C और OH प्लस KOH। ये भी J और ये एक ही है, इन दोनों में आपस में रिएक्शन होकर वाटर बनेगा और यही बनेगा, ठीक है। J और ये एक ही है, इसमें आपस में रिएक्शन होकर वाटर बाहर निकल जाएगा, ये तो ये लिख के बात एक ही है। तो अब साइज बड़ा है, अब देखो साइज बड़ा है तो क्या होगा, ये जो ब्रोमीन जो है इसके साथ क्या होगा, बाहर वाला हाइड्रोजन निकलेगा, तो मींस अब यहाँ पे क्या बनेगा, अब यहाँ पे बनेगा ये, तो इसमें ये इसमें मेजर होगा, तो इसमें मेजर कौन है, सेडजेफ एल्कीन, इसमें मेजर कौन है, हॉफमैन एल्कीन, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इसमें कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं, एग्जांपल समझते हैं। पहले मैंने जो बोला कि E2 रिएक्शन में एंटी होना बहुत जरूरी है, एंटी ही होना चाहिए, तो समझते हैं कि क्या है। तो देखो सिंगल बॉन्ड जब होता है रोटेशन फ्री घुमा लो, कुछ भी कर लो, कोई टेंशन नहीं, टेंशन तब पैदा होगी जब मॉलिक्यूलों को साइक्लिक, तो देखते हैं। तो अब देखो इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, ध्यान रखना मैं सिर्फ मेजर लिख रहा हूं, सिर्फ मेजर। तो ये ब्रोमीन है और ये हाइड्रोजन एंटी है, ठीक है, एंटी है, ये ब्रोमीन का हाइड्रोजन एंटी है, आराम से निकाल दिया, तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड और एमीन, तो ये इसमें क्या है, मेजर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मॉलिक्यूल हमने लिया, तो मैंने पहले से बोला कि एंटी होना जरूरी है, देखो यहाँ पे ब्रोमीन के एंटी में एमी लगा है, CH3 नहीं चाहिए भाई, H को निकालना होता है, तो मीन्स इधर तो ये निकल ही नहीं सकता, मैं यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, पर नीचे वाले पे हाइड्रोजन होगा, नीचे वाले पे हाइड्रोजन होगा ना ये, अरे ये हाइड्रोजन कहाँ से भूल गया, हाइड्रोजन है। हाँ, ऊपर वाले में क्या होता, अभी ऊपर वाले में करते दो प्रोडक्ट बनता, ऊपर वाले में कर देता हूँ, चलो आपको खुशी के लिए मैं कर देता हूँ, तो अगर अभी आप ऊपर वाले में करते तो दो बनता, ये और प्लस ये, अरे नीचे भी तो एक हाइड्रोजन, इसको कहां से भूल गए, तो इसमें दो प्रोडक्ट है, पर ये मेजर है और नीचे वाला क्या है, माइनर। तो ये रिएक्शन कैसा है, ये रिएक्शन रीजियो सिलेक्टिव, दो प्रोडक्ट है पर एक ज्यादा एक कम, तो कैसा एग्जांपल, रीजियो सिलेक्टिव, मतलब दो प्रोडक्ट है रीजियो सिलेक्टिव। अब नीचे वाले पे अगर आएंगे तो ब्रोमीन के अपोजिट में था एमी है, तो रिएक्शन ही नहीं हो सकता, कोई चांस ही नहीं है। अरे इधर तो एमी अपोजिट है, बोला एंटी होना चाहिए, एंटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है E2 के लिए, तो जो निकलने वाला है उसके एंटी हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन है ही नहीं, दूसरा बचा यहाँ तो हाइड्रोजन है ना, यहाँ तो हाइड्रोजन की तो कमी नहीं, दोनों साइड हाइड्रोजन, जहाँ चाहो वहां लगा दो, तो यहाँ हाइड्रोजन भर भर के है, यहाँ दो दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या होगा, एल्कोहलिक KOH, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बनेगा, और इसके अलावा कोई और बनेगा ही नहीं, सिर्फ एक ही, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट। तो ये कैसा रिएक्शन है, ये आपके पास रीजियो स्पेसिफिक, अगर रिएक्शन में सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है तो वो एग्जांपल आपके पास होगा रीजियो स्पेसिफिक रिएक्शन, रीजियो स्पेसिफिक, रीजियो सिलेक्टिव, बहुत आराम से आपको समझ में आ गया होगा। तो नीचे वाले पे ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा उसमें। आपको यहां पे भी लगा के आ गया H और Me, तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, ब्रोमीन के एंटी पे Me CH3, ब्रोमीन के एंटी पे CH3। अब यहां पे अगर आप E2 करवाना चाहोगे तो नहीं होगा रिएक्शन, नहीं हो सकता, एंटी हाइड्रोजन है, नहीं होगा रिएक्शन। तो ये ध्यान रखना है कि E2 के लिए एंटी होना मस्ट है, एंटी नहीं रिएक्शन नहीं होगा, बात खत्म हो गई। अब इसको ध्यान से देखो, देखो इन दोनों पे तो नहीं हो सकता, पर देखो ये जो है ये अल्फा है, और देखो यहाँ बीटा होना चाहिए, तो बीटा का हाइड्रोजन, तो बीटा तो देखो ये भी तो ना, ये अल्फा और ये अगला वाला बीटा, अरे ये बीटा है, अल्फा को दिए भी बीटा है,
तो इसका हाइड्रोजन तो निकाल सकते हैं। तो ये अब इसमें ऑप्शन है, तो देखो यहाँ क्या बनेगा इस वाले में, ये डबल बॉन्ड इसको कैसे भी देखो चलता है, तो इसमें ये इसका आंसर रहेगा। तो इसमें इधर वाले का बीटा निकलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है रेडियो स्पेसिफिक, क्या होता है रेडियो सिलेक्टिव, और आपके पास ये भी समझ में आ गया होगा कि E2 के केस में एंटी लेना बहुत जरूरी है। अगर आप एंटी नहीं लोगे तो रिएक्शन नहीं होगी। अब हम लोग ऐसे केस करते हैं, देखो यहाँ पे क्या होगा, अब हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी इन्वॉल्व करना है E2 करते वक्त। E2 में याद रखना है कि ब्रोमीन जहाँ पे लगा हुआ है, ब्रोमीन जहाँ पे लगा हुआ है, और हाइड्रोजन जो होगा वो एंटी पोजीशन पे होगा। ठीक है, ये तो भाई कर लेंगे, पर इसको बनाने के बाद क्वेश्चन ये आता है कि सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा, और आप देख के अगर गेस करोगे सिस और ट्रांस तो आप गलत कर दोगे। तो सिस बनेगा कि ट्रांस, ये देखते कैसे डिसाइड होगा। तो ये एक आपको फिशर प्रोजेक्शन रिप्रेजेंटेशन है। हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन में और फिर देखेंगे क्या होगा। तो देखो क्या होता है कि आप इसको बीचों बीच से डिवाइड करोगे, या तो नीचे वाले को ऊपर लेके जाओ या ऊपर वाले को नीचे लेके आओ, जो आपको करना है कर सकते हो। नीचे वाले को ऊपर या ऊपर वाले को नीचे। तो मान लेते हैं मैंने इसको डिवाइड किया और ऊपर वाले को मैं नीचे लेके आया, मैंने तो ऊपर वाले को नीचे लेके आया। तो देखो क्या होगा, तो इसमें ऊपर वाले को नीचे लेके आया तो क्या होगा आपके पास, इसको नीचे लेके आ गए तो ब्रोमीन राइट साइड और लेफ्ट साइड हाइड्रोजन, और नीचे साइड इसमें क्या होगा CH3। ऊपर वाले को नीचे लेके आए और देखो नीचे वाले में तो ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या है हाइड्रोजन और राइट साइड क्या है CH3, और यहाँ पे नीचे क्या है ED। अब ध्यान रखना है कि एंटी एलिमिनेशन करना है। एंटी एलिमिनेशन का मतलब ये कि ब्रोमीन जो निकलने वाला है और ये हाइड्रोजन अपोजिट लाना है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं। तो इसको ऐसा करते ये जो है इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, ये घुमाने के लिए कि इसको एंटी लेके आते हैं। तो देखो आपके पास क्या बनेगा, इसमें यहाँ पे ब्रोमीन और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH3, इसको नहीं चेंज किया, इसको इधर घुमा के लाए। तो यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन और यहाँ पे Ame और यहाँ पे ED। अब इस ब्रोमीन और इस H को निकालना है। ठीक है, इस ब्रोमीन से H को निकालना है। जैसे इसको निकालोगे तो इसको निकालने पे क्या होगा, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। मतलब डबल बॉन्ड क्या होगा, इन दोनों के बीच में आता है। मतलब डबल बॉन्ड क्या होगा, डॉट और सर्किल के बीच में आएगा। और मैंने कहा था कि जिसमें लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन निकलता है तो बाकी सब देखते रह जाते हैं, बाकी सब कुछ नहीं कर पाएंगे, बाकी सब देखते रहेंगे। तो फटाफट इसको निकाल दो, बाकी सबको देखते रहने दो। तो क्या होगा, देखो आपके पास जो पहले बना देते हैं, तो आपके पास देखो क्या होगा सर्किल और ये डॉट, तो डॉट में देखो क्या है H और इधर क्या है CH3। ब्रोमीन तो भाई निकल चुका है, ठीक है, डबल बॉन्ड बन चुका है, वो हमें अंडरस्टूड है। पहले देखते क्या बचा। और इधर साइड क्या बचा, इधर साइड क्या बचा Ame और क्या बचा ED। तो बस इसी को ड्रॉ कर लो। तो इसको क्या लिखेंगे C डबल बॉन्ड C। तो इसमें इधर है Ame इधर है ED, तो इसमें ऐसा करो इधर है Ame और इधर है ED, और इसमें क्या इधर है Ame इधर है ED, तो इसमें क्या इधर है Ame और इधर है सॉरी इधर है H, तो इधर है Ame इधर है H। तो देखो यहाँ पे ये इसका आंसर आ गया। तो अब जो भी इसमें RSEZ जो करना चाहो कर सकते हो, पर ये इसका आंसर है। तो याद रखना है कि पहले आप इसको इसमें कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करो, ऊपर वालों को मैं नीचे लेके आया, ऊपर वालों को मैं नीचे लेके आया, और जब नीचे लेके आया तो फिर आपके पास क्या हुआ कि इधर H इधर Br और ये, और फिर जो निकलने वाले उनको एंटी लेके जाना, एंटी एलिमिनेशन होना चाहिए, एंटी। फिर एंटी करने के बाद क्या हुआ, दोनों को निकाल दिया, किसी को नहीं हिलाया और डबल बॉन्ड बना के कर दिया। ठीक है, आपके पास ये हुआ। अब इसमें देखो आपके पास क्या, इसमें देखो शॉर्टकट क्या है। देखो शॉर्टकट ये है, जब आप ब्रोमीन और H को बाहर निकाल लेते हैं, तो H देखो ब्रोमीन और H को बाहर निकाल लेते हैं, तो आपको देख के लग रहा था भाई इधर H आएगा और इधर EG आएगा और इधर Ame इधर Ame। तो जो देख के लग रहा है उसका उल्टा करना है, कोई भी एक साइड। मतलब समझ में आ रहा है, देखो देख के लग रहा था ये दोनों निकलेगा तो इधर H आएगा और इधर Ame आएगा,
और इधर Me आएगा, इधर Et, पर आया क्या Me अपोजिट। हमें देख के लग रहा था इधर Me आएगा और इधर Me और इधर Et इधर H, तो Me सेम आना चाहिए, पर उसका उल्टा आया। तो याद रखना है जो दिखता है उसका उल्टा बनाना है, ये शॉर्टकट है, जो दिखेगा उसका उल्टा बनाना है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। तो जो आपको दिखाई दे हमेशा उसका रिवर्स बनाना है। एक क्वेश्चन और ऐसा करते हैं। एक ये क्वेश्चन करते हैं और इसका रिएक्शन करने के लिए बोला NaI एसीटोन के साथ। तो सबसे पहले तो देखो ऐसा है कि आप चाहो तो वो स्ट्रक्चर बना लो, मतलब, पर अगर आप शॉर्टकट चाहते हो, देखो शॉर्टकट मैं बता देता हूँ। तो इवन एक्सचेंज करो, इवन एक्सचेंज से पता है सब सेम आता है, तो आप क्या करो, इन दोनों को एक्सचेंज करो, यहाँ ब्रोमीन आएगा, यहाँ Ne, फिर इन दोनों को एक्सचेंज करना। या मैं सीधा सीधा एकदम शॉर्टकट बताता हूँ। देखो इवन एक्सचेंज से सेम आता है, तो मैं देखो एक ही बार में करता हूँ, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, देख लेना R का R आएगा, आप करके देख लो। इवन एक्सचेंज करके देखो यही आएगा, ये शॉर्टकट है, मैंने जो बताया ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ करके देख लो, इवन एक्सचेंज करके देखना यही आएगा, ये तुरंत आ गया। तो देखो क्या आया आपके पास, तो क्या बना BrMe और Et, और ये क्या है MEH और Et। अब देखो H और Br को निकालना है, ठीक है भाई, निकाल देते हैं। मैंने कहा जो दिखता है उसका उल्टा, दिख क्या रहा है, इधर Et और इधर Me, तो उसका उल्टा, तो उसका उल्टा मतलब प्रोडक्ट इसका जो आएगा वो आएगा Me और Et और Et। आपको कोई भी डाउट आए फिशर प्रोजेक्शन से न्यूमैन प्रोजेक्शन बना कर देख लेना, ये इसका आंसर। मतलब डबल बॉन्ड बनेगा तो हमें लग रहा था कि भाई इधर Et आएगा इधर Me आएगा, तो जो आ रहा दिख रहा उसका उल्टा, तो इधर Et लग रहा है तो मैंने इधर Me कर दिया। बस किसी भी एक उल्टा कर, दोनों उल्टा कर दोगे तो दोबारा वही आ जाए, दोनों उल्टा नहीं करना, किसी एक उल्टा करना है। तो देखो ये इसका आंसर आएगा। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने कर लिया E2 इन एल्किल हैलाइड। अब हम लोग E2 करते हैं एल्कोहल में, बहुत छोटा सा टॉपिक, और E2 हमारा खत्म हो जाएगा। तो अब हम लोग करते हैं इसमें, और E2 ईथर में होता ही नहीं, तो हम लोग वही करते हैं। आपके पास E2 इन एल्कोहल, तो देखो एल्कोहल से वही वाटर निकलेगा एलिमिनेशन से, तो आपके पास क्या बनेगा एल्कीन। तो इसमें भी क्या होता है आपके पास डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन के लिए कुछ फेमस डिहाइड्रेटिंग एजेंट के नाम लिखे, तो उसको याद कर लेना, कोई मैकेनिज्म नहीं, बस याद कर लेना। तो याद कर लो आपके पास क्या कुछ फेमस डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो एक है Al2O3, दूसरा है P2O5। याद रखना कि हीट, सब में हीट चाहिए, एलिमिनेशन में हीट प्रेफर होगा, और लास्ट THO2 थोरियम ऑक्साइड। तो ये दोनों मेटल या नॉन मेटल छोटे हैं, तो इसमें जो मेजर होगा, इसमें जो मेजर है वो क्या है, देखो छोटा है तो मेजर होगा सेटजेफ। और यहाँ जब थोरियम है, थोरियम बहुत नीचे का मेटल है, यूरेनियम के पास है, 90 एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पे क्या बनेगा हॉफमैन। तो इसमें प्रोडक्ट आएगा हॉफमैन, बस इतना याद रखना है। जैसे अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हो Al2O3 के साथ और इसको हीट किया, ठीक है, ये तो ऐसे केस में क्या होगा, बनेगा CH3CH वही CH3, ये इसमें मेजर है। दूसरा वाला जो होगा वो भी एल्कीन बनेगा पर माइनर। तो क्या करना क्या है, अरे OH को और H को बाहर निकाल दो, डिहाइड्रेशन, OH के साथ दूसरे वाले H को बाहर निकाल देना। मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे OH और H, तो इस H और इस OH को बाहर निकाल देना। याद रखना है कि एंटी एलिमिनेशन होता है, जो बातें पहले से है। E2 का एग्जाम्पल है, एंटी एलिमिनेशन होगा, सिर्फ एक स्टेप में होगा। रिएजेंट्स के मैंने नाम लिख दिया है, बाकी चीज आपको पता है, एक स्टेप में होगा, एंटी एलिमिनेशन होगा, बाकी सब देखते रहेंगे, बाकी कोई कुछ नहीं कर पाएगा।
तो इसमें ये बनेगा। और अगर आप इसमें अगर यूज करोगे THO2 तो आपके पास बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे ये आपके पास मेजर होगा, तो इसमें बनेगा हॉफमैन, वहां बनेगा आपका सेडजेव। तो हम लोगों का ये टॉपिक क्या खत्म हो गया, E2 इन अल्कोहल खत्म हो गया। अब हम लोग लास्ट टॉपिक करेंगे E1CB, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन की पहले तीनों में कंपैरिजन करेंगे, E1 में, E2 में और E1CB में, और सबसे लास्ट में करेंगे हम लोग SN1 SN2 E1 और E2 इन चारों में कंपैरिजन, और फिर हमारा चैप्टर जो होगा खत्म हो जाएगा।